हेलो फ्रेंड्स। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में बिहार स्टेट पेपर 1 का प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम आप देख सकते हैं 6/9/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। सब्जेक्ट रहेगा मेरा सोशल साइंस। ठीक है, देखिए इस एग्ज़ाम में ना जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल ही बेसिक लेवल का। और इस तरह के क्वेश्चन ना हर वो स्टूडेंट को पता होना चाहिए जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। मुझे लगता है कि यह सेशन हर छात्र को नॉलेज गेन करने के लिए ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। चलिए पहला सवाल देखने से पहले थोड़ा सा पहले से जूम कर लेते हैं ताकि आपके लिए विजिबल हो, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। चलिए अब पढ़ते हैं पहला सवाल। ठीक है, अब चलिए पहला सवाल है, एस्ट्रोलैब से किसको मापा जाता है। सवाल है, एस्ट्रोलैब से किसको मापा जाता है। विकल्प में है दूरी बतलाने वाला, मौसम बतलाने वाला, अक्षांश बतलाने वाला, तापमान बतलाने वाला। देखिए है ना आसान सा सवाल। ठीक है, हो सकता है कि एस्ट्रोलैब के बारे में आप लोग कभी ना पढ़े होंगे, लेकिन ज़रा कल्पना कीजिए विकल्प नंबर 1 के बारे में। दूरी बतलाने वाला यंत्र, बतलाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, ओडोमीटर। जबकि गति जो मापती है उसे कहा जाता है स्पीडोमीटर। जबकि ओडोमीटर क्या करता है, किसी भी वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो ये तो नहीं होगा। आगे देखते हैं मौसम बतलाने वाले यंत्र। ठीक है, तो मौसम देखेंगे तो कई तरह के यंत्र होते हैं जो मौसम के बारे में बताता है, जैसे कि बैरोमीटर वायुदाब मापता है, हाइग्रोमीटर ये आर्द्रता को मापता है, रेन गेज वर्षा को मापता है। ठीक है ना, वर्षा की मात्रा को मापता है ये रेन गेज। जबकि अगर पवन की गति को मापना है तो इसमें हम लोग एनेमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जबकि पवन की दिशा मापनी हो तो विंड वैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मौसम बतलाने वाले यंत्र तो कई हैं अलग अलग देखेंगे तो ये भी नहीं होगा। तापमान मापने वाला यंत्र जो होता है वो थर्मामीटर होता है। ठीक है, तो इसका मात्र विकल्प बचता है विकल्प नंबर सी, अक्षांश बतलाने वाला। तो एस्ट्रोलैब जो है ना, एस्ट्रोलैब ये अक्षांश, इससे अक्षांश मापा जाता है। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए बाकी ये सब याद रखिएगा। थर्मामीटर है, बैरोमीटर है, हाइग्रोमीटर है, रेन गेज है, विंड वैन है, एनीमोमीटर है ना। थर्मामीटर तापमान के लिए, बैरोमीटर वायुदाब के लिए, हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए, रेन गेज वर्षा की मात्रा के लिए, विंड वैन पवन की दिशा के लिए, एनीमोमीटर पवन की गति मापने के लिए। ठीक है, जबकि हमने एक बताया स्पीडोमीटर और एक ओडोमीटर। ओडोमीटर है डिस्टेंस कितना कवर किया है, कितना तय किया है, यानी कि तय की गई दूरी को मापता है कौन सा यंत्र, ओडोमीटर। जबकि गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है, स्पीडोमीटर। ठीक है, तो आपके बाइक अगर के आपके पास है तो आपके बाइक में दोनों चीज़ें होंगी, स्पीडोमीटर भी लगा होगा उसमें और ओडोमीटर भी लगा होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। सवाल है, व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। विकल्प में है शाकनाशी, खरपतवारनाशक, कीटनाशक, कृमिनाशक, उर्वरक या फिर खाद। विकल्प नंबर डी सही होगा। व्यावसायिक रूप से उत्पादित उर्वरता या खाद से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाया जाता है। मिट्टी में जिस तत्व की कमी हो जाती है उसकी पूर्ति उर्वरक या खाद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ब्रायलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन व वसा से युक्त होता है। सवाल है, ब्रायलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन व वसा से युक्त होता है। पोल्ट्री खाद्य में निम्न में से किसका स्तर उच्च रखा जाता है। ठीक है, सिंपल सा सवाल ये है कि पोल्ट्री खाद्य में किसका स्तर ऊंचा रखा जाता है, विटामिन ए और के का, या फिर विटामिन बी और सी का, विटामिन सी और डी का, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा विटामिन ए और के का जो स्तर है ना ऊंचा रखा जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि विटामिन ए जो है ना ये पक्षियों की वृद्धि, हड्डियों का विकास और प्रजनन शक्ति के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होती है। और विटामिन के पक्षियों के अंडा के बनने एवं विकास के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। यही कारण है कि पोल्ट्री खाद्य में विटामिन ए और विटामिन के का स्तर ऊंचा रखा जाता है। सिंपल सा। ठीक, चलिए अगला सवाल है, वह स्थान जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है कहलाता है। यह भी आसान सा सवाल है कि वह स्थान जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है,
एवियरीज कहलाता है, या फिर एपियरीज कहलाता है, या फिर एक्वेरियम कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। एक्वेरियम के बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे, है ना। क्या है एक्वेरियम, बताइए ज़रा। एक्वेरियम क्या है? वह स्थान है जहाँ मछलियों या जलीय जीव रखे जाते हैं। मछलियों को या फिर जलीय जीवों को रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? एक्वेरियम। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब बचा एवियरीज और एक है आपका एपियरीज। तो याद रखिएगा, जिस स्थान पर मधुमक्खियों का पालन किया जाता है उसे ही एपियरीज कहा जाता है। विकल्प नंबर बी सही होगा। फिर ये क्या है? एवियरीज क्या है? तो याद रखना है, वह स्थान जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, वह स्थान जहाँ पक्षियों को रखा जाता है उसे एवियरीज कहा जाता है, जबकि वह स्थान जहाँ मधुमक्खियों का पालन किया जाता है उसे एपियरीज कहा जाता है, ठीक है। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ था? बताना है, फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ था? तो याद होगा 1848 ईस्वी में। विकल्प नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। ये दास प्रथा क्या था? ये दास प्रथा था क्या? तो याद होगा, दास प्रथा एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का स्वामी होता था और उसे अपनी इच्छा के अनुसार काम कराने के लिए मजबूर करता था। सिंपल सा लाइन में ये कहूँ, ठीक। चलिए अगला सवाल है, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? फ्रांस की क्रांति जो हुई थी ना, उसका स्वरूप क्या था? धार्मिक क्रांति, सामंती क्रांति, सर्वधारा क्रांति, या फिर बुर्जुआ क्रांति? विकल्प नंबर डी सही होगा। याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति का स्वरूप बुर्जुआ क्रांति था, ठीक है। विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही होगा। साथ ही साथ याद रखिएगा, मार्क्सवादी सिद्धांत में नए उभरे मध्यम वर्ग को बुजुर्गा कहा गया था, ठीक है। मार्क्सवादी सिद्धांत में नए उभरे मध्यम वर्ग को क्या कहा गया था? बुजुर्गा कहा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, यूरोप में औद्योगिक क्रांति के आरंभ में समाज में एक नया मध्यम वर्ग उत्पन्न हुआ था जिसे मार्क्सवाद में बुजुर्गा वर्ग कहा गया, ठीक। चलिए अगला सवाल है, नाजी पार्टी, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखिएगा, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक, ठीक है। और ये कहाँ की पार्टी थी? जर्मनी की थी, है ना। याद होगा 1920 ईस्वी से 1945 ईस्वी की अवधि में जर्मनी की प्रमुख राजनीतिक पार्टी थी नाजी पार्टी, ठीक। तो ये जर्मनी की है और याद रखना ये इसका जो चिन्ह था वो था स्वास्तिक था। अगला सवाल पूछा गया था, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई? बताना है, किस संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? विकल्प में है पेरिस की संधि, वर्साई की संधि, वियना की संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो याद होगा 1919 में, है ना, 1919 में ये संधि हुई थी, ठीक है, वर्साई की संधि, जिसे हम देखेंगे कि कठोर और अपमानजनक शर्तें इस पर थोपी गई थी वर्साई की संधि के बाद, जो कि 1919 में हुआ था, ठीक है। याद होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में जिन 5 प्रमुख संधियों का प्रारूप तैयार किया गया उसमें सबसे महत्वपूर्ण वर्साई की संधि थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? ये तो आसान सा सवाल है, सभी को पता होना चाहिए, है ना। कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए हो जाएगा सही, 1914, ठीक है। 1914 से लेकर के 1918 के मध्य हुआ था ये, ठीक है। अगर स्टार्टिंग डेट पूछ लिया जाए तो 28 जुलाई 28/7/1914 को प्रारंभ हुआ था और 11 नवंबर मतलब कि 11वां महीना, 11/11/1918, ठीक है। इसी अवधि के बीच में चला था प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। याद है ना, ये प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था यूरोप के 2 गुटों के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था यूरोप के 2 गुटों के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के एक गुट को मित्र राष्ट्र कहा गया था और दूसरे गुट को क्या कहा गया था? केंद्रीय शक्ति कहा गया था, ठीक है। चलिए अच्छा, ये मित्र राष्ट्र गुट के प्रमुख देश कौन कौन थे? मित्र राष्ट्र की हम बात करें कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे, तो इसमें देखेंगे तो रूस, फ्रांस व ग्रेट ब्रिटेन था, ठीक है। चलिए पढ़ने को बहुत कुछ है ना। चलिए आगे आगे देखते हैं।
गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? सवाल है, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? याद रखिएगा, गुप्त संधियों की नीति को बिस्मार्क ने अपनाया था। किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने। विकल्प नंबर सी सही है, सॉरी बी सही है यहाँ पे। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? लीजिए, आ गई है वही सवाल। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। ठीक है, तो याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में सोवियत संघ शामिल नहीं था। विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है, याद है ना, द्वितीय विश्व युद्ध काल का जो काल था, कब से कब का था? 1939 में ये शुरू हुआ था और 1945 तक चला था। ठीक है ना, याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का जो काल था, वर्ष था, वो 1939 से लेकर के 1945 तक का था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दो गुट, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र थे, बटे हुए थे। दो वो पहले ही विश्व युद्ध से बटे हुए थे वैसे, है ना। तो धुरी राष्ट्र गुट में कौन कौन थे? मुख्य रूप से देखेंगे तो जर्मनी, इटली व जापान थे। जबकि मित्र राष्ट्र में देखेंगे तो फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, तिलक मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तिलक मांझी याद होगा झारखंड से हैं, है ना। तो ये इनको फांसी कब दी गई थी? तो ये इनको फांसी दी गई थी 1785 में। ठीक, इनके बारे में याद रखिएगा कि तिलका मांझी बिहार क्षेत्र के प्रमुख आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, वर्तमान में झारखंड में हैं। ठीक है, तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में झारखंड में है। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही होगा, 1785। अगला सवाल है, बीज उर्वरक मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं, जिसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फार्म प्रणाली। विकल्प नंबर सी सही है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? बताना है कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है। ये तो आसान सा सवाल है, सबको पता होना चाहिए। चीन इसमें सबसे आगे है। गेहूं की बात करें या चावल की बात करें, दोनों में प्रमुख उत्पादक चीन है। ठीक है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या पूछा गया है, निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता है, कौन है? मूंग, चना, मटर या फिर अरहर। तो इसमें से देखेंगे अरहर। अरहर जो है ना, ये मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता। बाकी मूंग, चना और मटर ये सभी मिट्टी की उर्वरता को बहाल करने में मदद करता है। ठीक है, याद है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, है ना, जिसमें से ये मूंग, चना, मटर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। राइबोजियम मिट्टी में पाया जाने वाला एक जीवाणु होता है, जो कि फलीदार पौधों की जड़ों के अंदर आधार मिलने पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है। ठीक है, राइबोजियम ऐसा जीवाणु है जो कि फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों के साथ सहजीवी संबंध में रहता है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है? बताना है निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है। ये भी आसान सा सवाल है। चावल क्या है यहाँ पे? खरीफ फसल है। बाकी गेहूँ, चना, मटर ये सभी क्या है? ये सभी रबी फसल के उदाहरण हैं। ठीक है, इनका बुआई का डेट, कटाई का डेट भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एक अक्सर पूछा जाता है जायद फसल के बारे में, तो याद रखिएगा, है ना। याद क्या रखना है कि खरीफ और रबी फसल के बीच की अवधि में उगाए जाने वाले फसल को ही जायद फसल कहते हैं। इसके उदाहरण के बारे में बात करें तो तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी ये सभी जायद फसल के उदाहरण हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है, किसका है? कॉफ़ी का, दाल का, चाय का या फिर दही का। ये भी आसान सा सवाल है, सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, चाय। ठीक है, पेय फसल चाय के भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक भी है और निर्यातक देश भी है। ठीक, दुनिया में चाय उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान आता है। अगला सवाल है, अरेबिका किस्म की कॉफ़ी शुरू में निम्नलिखित में से किस देश से भारत लाई गई थी? ये भी आसान सवाल है, कहाँ से लाई गई थी? ये सॉरी अमन से लाई गई थी, है ना। सभी को याद होगा, तो आसान सा सवाल है वैसे। याद होगा 17वीं शताब्दी में एक मुस्लिम सूफी संत थे, बाबा बुदान, मक्का की तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे, है ना। तो बाबा बुदान मक्का की तीर्थयात्री से जब भारत लौटने के क्रम में क्या किए थे? अमन से कॉफ़ी के बीज के 7 दानों को भारत में लाए थे। ठीक है ना, चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है ना। कौन सा फसल है जो भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है, कौन सी फसल? ये भी आसान सा सवाल है।
मक्का इसका सही आंसर हो जाएगा। ये फसल के रूप में देखेंगे तो ये ऐसा फसल है जो भोजन भी और चारा दोनों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि यूएनओ के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? कौन थे वो व्यक्ति? तो वो थे, विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही है, हैमर अस्कजोल्ड। ठीक है ना, विकल्प नंबर बी सही है। अगला सवाल पूछा गया था, देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ये तो आसान सा सवाल है, कितना हो जाएगा? 5 साल। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अर्थात सर्वोच्च अधिकारी होता है। अगला सवाल है, राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे, ये सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विकल्प 42। अगला सवाल है, बोबोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था को खालिस्तान की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था? वियना, कुस्तुनतुनिया, मार्सिले या फिर प्रासिया? सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, वियना। अगला सवाल है, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? ये भी आसान सा सवाल है, याद होगा, रॉलेट कानून वर्ष 1919 में पारित किया गया था, है ना। रॉलेट कानून का सरकारी नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम रखा गया था। ठीक है, और रॉलेट एक्ट को गांधी जी क्या बोले थे? इसको काला कानून। चलिए अगला सवाल है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? सवाल है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? विकल्प में है 10 मई 1921, 4 दिसंबर 1922 या 3 फरवरी 1928 या फिर 6 फरवरी 1929? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। याद होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात वर्ष 1919 के अंत में ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों में एक प्रावधान यह भी था कि इस अधिनियम के लागू होने के 10 वर्ष के उपरांत इसके प्रभावों के समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार एक आयोग गठित करेगी। ऐसे आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को ही कर दिया गया। इस आयोग का अध्यक्ष जॉन साइमन को बनाया गया था। इस आयोग में आप देखेंगे तो 6 अन्य सदस्य भी थे। इस 7 सदस्यीय आयोग को साइमन आयोग के नाम से जाना गया था। साइमन आयोग में सभी जो 7 लोग थे वो सभी क्या थे? अंग्रेज थे। एक भी उसमें भारतीय इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, इसीलिए इसे श्वेत आयोग भी कहा गया। भारत देखेंगे फिर आगे चल करके फरवरी 1928 में साइमन आयोग भारत में सर्वप्रथम बॉम्बे पहुंचा था और साइमन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अतः भारत में साइमन कमीशन का बहुत व्यापक रूप से इसका देखेंगे तो विरोध किया गया था। ठीक है, अच्छा, साइमन कमीशन में जब इनका विरोध किया जा रहा था तो किनको लाठी से ज़्यादा चोटें आई थी और बाद में चलकर उनकी मृत्यु भी हुई थी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर आप देखेंगे तो सी सही हो जाएगा, आंध्रा का ये कि आदिवासी नेता थे ये। अगला सवाल है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? सवाल है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? सही आंसर है इसका विकल्प नंबर बी, 1838 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुई? सवाल है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुई थी? तो याद रखिएगा, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून 1870 में लागू हुआ था। विकल्प नंबर डी सही है यहाँ पे। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून द्वारा इंग्लैंड में यह व्यवस्था दी गई थी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए निर्धारित आयु वर्ग के बच्चों को आवश्यक रूप से प्राथमिक शिक्षा पूरा करना होगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था, बॉम्बे की चौल किस प्रकार की इमारत थी? सवाल है, बॉम्बे की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो ये देखेंगे तो बहुमंजिली इमारत थी। विकल्प नंबर बी सही होगा। देखिए कितना कहाँ से क्वेश्चंस लाइन उठा उठा करके पूछा जा रहा है ना। बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? बहुमंजिली इमारत थी। इस तरह का सवाल कोई ही शायद ही कोई उम्मीद करेगा किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। सोचिए हर एक लाइन आपको कितना डीपली से पढ़ना है। ये सभी हैं बेसिक सवाल ही, ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं है। बस आपको ना पढ़ते हैं कितना मन से है किताब, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या पूछा गया आगे, भारत में पहली बार
कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? ये सब तो डेटा याद रखना होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 1863 कलकत्ता। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में पहली बार 1863 ईस्वी में कलकत्ता में धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। ठीक, चलिए आगे है, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया? भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया है और कब किया? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी सही है, 1990 में किया गया था जॉन विलियमसन के द्वारा। अगला सवाल है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? सवाल है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? ADB जिसे शॉर्ट में कहते हैं। इसकी स्थापना की गई थी दिसंबर 1966 में। ठीक है ना, विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे तो ए सही हो जाएगा। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है मनीला में, जो कि फिलीपींस की राजधानी भी है। अगला सवाल है, जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। अगला सवाल है, भारतीय भूभाग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की कितना प्रतिशत है? ये तो कई बार आप लोग पढ़ चुके होंगे, 2.4%। ये विकल्प सही है। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, 7वां नहीं, सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, चलिए अगला सवाल है, ये भी आसान सा सवाल है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? याद होगा सभी को कि नाथुला दर्रा ये सिक्किम राज्य में स्थित है। इसका मैंने एक ट्रिक बताया था, याद है कि नहीं को तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नाथुला दर्रा हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिणी तिब्बत की चुम्बी घाटी को जोड़ता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एक याद रखिएगा जोजिला दर्रा के बारे में, है ना, ये अक्सर इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो यह लद्दाख के कारगिल जिला में है और यह लेह एवं श्रीनगर को जोड़ता है, जोजिला दर्रा। अगला सवाल है, ये भी आसान सा सवाल है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, तापी या फिर कावेरी? इसका जो सही आंसर है, विकल्प नंबर आप देखेंगे तो डी सही होगा, कावेरी। ठीक है ना, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये पता होना चाहिए। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे इसकी जो स्थापना है, इस शिव समुद्र जल प्रपात पर एक जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी 1902 में। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? नर्मदा, तापी, सोन या फिर जोहिला? सही आंसर हो जाएगा बी विकल्प, तापी, है ना। तापी नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है। तापी नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में सतपुड़ा की पहाड़ियों में मुलताई नामक स्थान से होता है। ये भी याद रखिएगा, तापी नदी भ्रंश घाटी से बहते हुए अरब सागर के खंबाती खाड़ी में गिरती है ना। और ये भी याद रखिएगा कि तापी नदी की द्रोणी जो है ना, ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में फैली हुई हैं। ठीक है ना, चलिए बाकी नर्मदा, सोन और जोहिला ये तीनों नदियाँ देखेंगे कि अमरकंटक से निकलती हैं। ठीक, चलिए सोन तो फाइनल देखेंगे, ये तो नर्मदा नदी ये भी जाकर के अरब सागर में गिरती है, जबकि सोन नदी देखें जाकर के उत्तर की तरफ बहते हुए जाकर के बिहार में गंगा में जाके मिल जाती है। चलिए अगला सवाल है, सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों के द्वारा ये प्रयोग किया गया था? सवाल क्या है कि सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों के द्वारा प्रयोग किया गया था? तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम मानसून शब्द अरब देश के नाविकों के द्वारा प्रयोग किया गया था। विकल्प नंबर बी सही होगा। ये भी याद रखिएगा, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है। अगला सवाल है कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये भी आसान सा सवाल है, असम में है ना। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य हिमालय की तलहटी में मानस नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी के महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। ठीक,
चलिए अगला सवाल है कि रबड़ किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा। ये भी आसान सा सवाल है, कई बार आप लोग के ज्योग्राफी के क्लास में बता चुके हैं कि रबड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति की श्रेणी में आता है। रबड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति की श्रेणियों में आता है। रबड़ की खेती के लिए आर्द्र और नम जलवायु की ज़रूरत होती है। आप देखेंगे तो इसके लिए तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है, जबकि वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। ठीक, और इसी खेती भारत में देखेंगे तो कहाँ कहाँ होता है, केरल में होता है, कर्नाटक में होता है, तमिलनाडु में भी होता है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी की जाती है। ठीक है, ये भारत के अलावा बारे में बात करें कोई और देश के बारे में तो थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, भारत है, चीन है, श्रीलंका है। तो ये सभी प्रमुख उत्पादक देश हैं रबड़ का। फिलहाल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए विकल्प। अगला सवाल है सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्रों में वर्षा होती है, कितनी होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्रों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। सिनकोना जो है ना, ये सदाबहार वनस्पति है, या झाड़ी के रूप में या वृक्ष के रूप में होता है। याद है ना कि सिनकोना के छाल से कुनेन नामक औषधि प्राप्त की जाती है, जो कि मलेरिया रोग की दवा में से बनता है। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला सवाल है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व है। ये भी आसान सा सवाल है। भारत के बिहार राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। केंद्र शासित राज्यों के बारे में बात करें तो दिल्ली इसका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा ये कितना जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है बिहार का, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये जनगणना 2011 के अनुसार है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है ये आपको बतानी है, तो याद रखना है विकल्प नंबर ए सही होगा, भारत। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या भारत का है। चलिए अगला सवाल है कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनापुरा है, विकल्प नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है। भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर सी 70%। ठीक है, याद रखिएगा। ये थोड़ा सा दूसरा देश का भी ज्योग्राफी को यहाँ पे भूगोल से पूछ लिया जा रहा है। अगला सवाल है कि पोखरा किस देश में स्थित नगर है। पोखरा तो ये कहाँ पे है, नेपाल में है ना। पोखरा जो है ये शहर नेपाल में काठमांडू के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर होगा। ठीक है, याद रखिएगा विकल्प नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा नेपाल। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा। मतलब ये कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना बोला जा रहा है, 1 किलोमीटर, मतलब कि 1000 मीटर लिख सकते हैं। 1000 ये मीटर हो गया, 1 किलोमीटर बराबर आगे लिख सकते हैं, क्योंकि इधर सेंटीमीटर है तो हमें सेंटीमीटर में ही रखना होगा, क्योंकि तुलना रेशियो का जो तुलना किया जाता है हमेशा समान मात्रा में किया जाता है, तो हम लोग इसे बदल लेते हैं सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर बदलने के लिए से हम लोग क्या करना होगा, हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, अर्थात हम इसे 100 से गुना कर देंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। मतलब 3 और 2 5 जीरो होना चाहिए, ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, है ना। मतलब 1 सेंटीमीटर के अनुपात कितने के बराबर है, ये वाला। ठीक है, चलिए तो आसान सा सवाल था, सिर्फ कैलकुलेशन था। क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े को क्या कहा जाता है। क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्राथमिक डेटा। ठीक है, क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े को प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। किसी भी तरह के आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए जब संग्रहकर्ता क्षेत्र में उपस्थित होकर आंकड़ों का प्राप्त करता है तो वह आंकड़ा संग्रह का प्राथमिक कार्य होता है। अतः क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े का प्राथमिक आंकड़ा भी कहा जाता है। और हमेशा याद रखिएगा कि प्राथमिक जो आंकड़ा होता है वो सबसे विश्वसनीय होता है। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अब इसी आंकड़ा को कोई दूसरा व्यक्ति को इस्तेमाल कर रहा है तो उसे हम लोग द्वितीयक आंकड़ा कहेंगे उसके लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस थी, कौन सी गैस थी। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आसान सा सवाल है। सही आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर ए मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस मिथाइल आइसोसाइनेट थी। मिथाइल आइसोसाइनेट का उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है। ये भी सवाल पूछा गया कि किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये तो कीटनाशक बनाने के लिए। ठीक है, और ये अमेरिका की कीटनाशक बनाने वाली कंपनी थी, याद होगा। भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। इस दुर्घटना में एक जहरीले गैस का रिसाव हुआ जिससे हजारों लोगों की जान चली गई थी। तो डेट जरूर याद रखिएगा, 1984 3 दिसंबर। ठीक है,
3 दिसंबर 1984। शायद दिव्यांग दिवस भी 3 दिसंबर को ही मनाते हैं क्या? थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या दिव्यांग दिवस भी 3 दिसंबर को ही मनाते हैं? आई थिंक 3 तो है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में महत्वपूर्ण अवलोकन किया। हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। ये किसने कहा था? किस प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था? ठीक है, तो ये जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे ये थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में महत्वपूर्ण अवलोकन किया और उन्होंने कहा कि हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन बच रहा है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक, अगर ये यहाँ तक सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट क्लास में।